हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रुक्मी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 4 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहां पे जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और अन्य सब्जेक्ट के लिए इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्यों किया था, इसका लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना इसका लक्ष्य था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। रॉलेट एक्ट आया कब था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि मजिस्ट्रेट संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है और इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कथन के रूप में यह पूछा जाता है और इसे काले कानून की संज्ञा भी दी जाती है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा जाता है और इसे काला कानून भी कहा जाता है। और ये कब आया था? तो 1919 में यह आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर गौर करें। अंतरिम सरकार के बारे में पूछ रहा है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में इसका गठन हुआ था। देखते हैं इसके बारे में। इसमें पहला है, अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारी परिषद थी। बिल्कुल सही है यहां तक तो, जिसका अध्यक्ष वायसराय था। ये आपका सही है। अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारी परिषद थी और इसका अध्यक्ष कौन था? तो वायसराय इसका अध्यक्ष था। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू उपर्युक्त कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू उपर्युक्त कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इसके सही है। उपर्युक्त सरकार में यानी अंतरिम सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खान तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। बिल्कुल सही है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार में रेलवे किसके पास था? तो आसफ अली के पास। रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खान तथा गृह विभाग किसके पास था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी असत्य नहीं है, यानी कोई भी गलत नहीं है, तो सारे सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? सभी को पता होगा इसके बारे में। किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? तो ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पे है? तो गोरखपुर में हुआ था और इसी चौरी चौरा की वजह से असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प नीति का सृजक कौन था? हड़प नीति किसने लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो सतारा था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सतारा को कब शामिल किया गया था? तो 1848 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मंगोलाइड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरी अन्य प्रजातियों से अलग करती है? मंगोलाइड प्रजाति की विशेषता पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए, मुड़ी हुई तिरछी आंखें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों
में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है को भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी 1967 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विधि के समक्ष समता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। और यहां से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एकल नागरिकता कहां से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यही बात करें अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग, महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये भी आपका अमेरिका से लिया गया है। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से क्या लिया गया है? तो आपका जो संघीय व्यवस्था है ये कहां से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार डैश से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, 52 विषय हैं वर्तमान में। अक्सर पूछा जाता है शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। जंगल भी किसका विषय है? आपका समवर्ती सूची का। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी लिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद का प्रचार कर रहे थे? तो देखते हैं इसके बारे में ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 51A F का। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य है। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। किस भाग में जोड़ा गया था? तो भाग 4A में जोड़ा गया था। अगर बात करें आर्टिकल की तो 51A में से जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से इसे लिया गया है। जब जोड़ा गया था तो कितने थे? तो 10 मूल कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यों के संघ के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन गलत है? पहला है, भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम है। नहीं, ये समझौते का परिणाम नहीं है। ये कहाँ का उदाहरण दे रहा है? तो ये अमेरिका का है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये भारत के संघ का उदाहरण नहीं है, तो ये गलत है। विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों की शक्तियों की गणना करता है, बिल्कुल सही है। ये संघ समझौते का परिणाम ना होने के कारण किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। संघ समझौते का परिणाम नहीं है और इसी वजह से राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। समझौते का परिणाम कहां पे है? तो अमेरिका में है, भारत में नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो हिमालय पर्वत ये तो प्रभावित करता है, जो ठंडी हवाएं आती हैं उधर से रोक लेता है इसको। हिंद महासागर ये भी तो जो है मानसून आते हैं इसी साइड से आते हैं, तो ये भी प्रभावित करता है। तो सहारा रेगिस्तान ये प्रभावित नहीं करता है। ये कहाँ पे है? तो ये तो अफ्रीका में है, बहुत दूर है। ये जो है प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में आता है? 2011 की जनगणना के अनुसार
भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में आता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.16%। ऑप्शन सी। ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण कितना है? तो 68.84% ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है कुद्रेमुख की खाने निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख की खाने किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्नाटक में है ये। नेक्स्ट है भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा रिसड़ा में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1855 में इसकी स्थापना की गई थी, कोलकाता के पास रिसड़ा में या रिसड़ा में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सभी को पता होगा काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए उपजाऊ होती है? तो ये कपास के लिए उपजाऊ होती है और इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और किस नाम से जाना जाता है इसे? तो इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहा जाता है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है? तो महाबोधि है। और कौन सा इसमें? नालंदा में बौद्ध मठ। ये दोनों है, तो ए और बी दोनों है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। महाबोधि बिहार को कब शामिल किया गया था इसमें? तो 2002 में शामिल किया गया था। नालंदा बौद्ध मठ को 2016 में शामिल किया गया था। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में कितने भारत में कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, तो टोटल कितने हैं? तो वर्तमान में 42 हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? पढ़ा था मैंने इसके बारे में, तो 1885 में। ऑप्शन सी 1885। नेक्स्ट बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर पूछा जाए स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो 1923 में किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन अगर पूछा बिहार में जो है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो बिहार में स्वराज दल था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले सचिव कौन थे इसके? तो अब्दुल बारी इसके पहले सचिव थे, जो बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था उसके। ठीक है, अब्दुल बारी सचिव थे और नारायण प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसका गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सारण। नेक्स्ट बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष? तो 1913 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में, पटना कॉलेज बांकीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? श्री साद अहमद वराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? तो ये पाकिस्तान के बने हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट किस उपन्यास ने प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिला? इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा है इसको। किस उपन्यास में प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान दिलाया है? तो रौद्र सात्विकम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो प्रभा वर्मा को मिला। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व वानिकी दिवस यानी फॉरेस्ट डे पहले ध्यान के कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को यह मनाया जाता है। अब की बार इसका थीम क्या था? तो ऑप्शन बी वन और नवाचार, एक बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। इस बार की थीम थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है?
तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन बी। फिनलैंड शीर्ष पर है। अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत जो है 126वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया? प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, नेपथिन्स क्या है? इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था नेपथिन्स क्या होते हैं। तो ये आपका कीट भक्षी पौधा है, ठीक है, कीट भक्षी पौधा है। ये क्या होते हैं? उत्पादक भी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ये उपभोक्ता भी होते हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, तो उपभोक्ता भी होते हैं, उत्पादक भी होते हैं। तो ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये किस मृदा में उगते हैं? जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ये उगते हैं, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही ये जीव जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धूल के प्रकार और रोग का नाम दिया है, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। अनाज की धूल से कौन सा रोग होता है? तो अनाज की धूल से आपका कृषक फुफ्फुस होता है। तंबाकू की धूल से कौन सा रोग होता है? तो टोबाइकोसिस होता है। कपास की धूल से, तो कपास की धूल से बायोसिनोसिस होता है, और गन्ने की धूल से आपका बाइगोसिस होता है, ठीक है, ये मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथोमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथोमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वो ऐसे पूछा है किसकी वजह से होता है? तो नाइट्रेट की वजह से होता है, ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट से, दूषित जल से होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डायटम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान किस गैस का अवशोषण होता है? सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जल निकास को क्या कहते हैं जिसका पीएच मान 2 से 4.5 के बीच हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल माइनस जल निकास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो पतले उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर एवं 25 सेंटीमीटर है, संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बढ़ेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। नेक्स्ट, किसी वस्तु की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा क्या होगा जिसका द्रव्यमान m है जिससे वह पलायित हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी mgr। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न घनत्व के 3 द्रव पी क्यू आर में कोई वस्तु एक एक करके डाली गई, निम्न कथनों को ध्यान में रखते हुए इन द्रवों को उनके घनत्वों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कथन दिया है, फिर नीचे जो आपका ऑप्शन दिया है, द्रव पी में वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी, दूसरा है द्रव क्यू में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/4 भाग द्रव की सतह के नीचे रहता है, तीसरा कथन है द्रव आर में वस्तु तैरती है और उसके आयतन का 1/2 भाग द्रव की सतह के नीचे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल सकता? करा किसी द्रव की तुलना में जो ठोस होता है अपना आकार सरलता से क्यों नहीं बदल पाता है? तो क्योंकि जो ठोस के अंतराणु बल होते हैं ये क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला है
परमाणु का आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, बिल्कुल सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होती है, ये भी आपका सही है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है? तो प्रोफेज यानी प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेज। अला निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिव ट्यूब, ये जाइलम का प्रकार नहीं है, ऑप्शन ए। जाइलम किसका सम्मान करता है? तो जल का सम्मान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। दलित वर्गों का संघ की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1930 में किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है? मैंने पढ़ा है इसके बारे में, सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आज सुबह ही पढ़ाया था इसके बारे में। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन ये भी पढ़ा चुका हूं, तो ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरेजियो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, ठीक है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे आपके मानवेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी बाल विवाह को निषेधित करना इसका उद्देश्य था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके दौरान हुई थी? तो सभी को पता होगा, बंगाल विभाजन के बाद, ऑप्शन सी बंग भंग विरोधी आंदोलन के बाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो आपका 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था? तो ऑप्शन बी भगवान दास ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कई बार पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, तो 1940 में, ठीक है, ऑप्शन सी। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1940 में लीग का, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगला प्रश्न है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो किसके द्वारा? तो सहायक संधि के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहायक संधि। सहायक संधि को किसने शुरू किया था? तो वेलेजली ने, ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, वेलेजली ने सहायक संधि शुरू किया था। पूछा जाता है सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है, हैदराबाद के निजाम ने इसे सबसे पहले स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? वयस्क मताधिकार की बात किसने कही थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में
व्यवस्था करना भी शामिल है। यह डैश के अंतर्गत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत आता है ये, ऑप्शन सी। और ये क्या है? ये तो डीपीएसपी का भाग है ये। नेक्स्ट है, यदि किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है, यदि सांसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पहला है, यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो यहाँ चुनाव नहीं हो सकते हैं। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीत प्रक्रिया है। ये सही है आपका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 55 में क्या है आपका? चुनाव की रीति है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? इसके लिए जो है राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था। तो ऑप्शन बी, दहेज निषेध विधेयक 1961 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संयुक्त बैठक है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और लेकिन ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, बैरन द्वीप डैश में स्थित है। बैरन द्वीप जो है कहां पे स्थित है? सभी को पता होगा, अंडमान सागर में। ऑप्शन बी। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया जाता है? किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया जाता है? तो गेहूं को। ऑप्शन सी। और सर्वाधिक गेहूं कहां पे होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपाद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? हिमालय के गिरिपाद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है इनमें से? तो आपका पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्णपाती वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का कौन सा हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन सी। बाकी ऑस्ट्रेलिया और भारत किसके हिस्से हैं? तो गोंडवाना लैंड के। फ्रांस की बात करें तो ये आपका लॉरेंसिया का हिस्सा था। ठीक है। नेक्स्ट है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से पूछ रहा, जुड़ी नहीं है? तो इसमें आपका किससे नहीं जुड़ी है? तो असम से जुड़ी है, सिक्किम से भी जुड़ी है, उड़ीसा से नहीं जुड़ी है। ऑप्शन सी। जो देखिए, भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका एक तो सिक्किम हो गया, दूसरा आपका असम हो गया, तीसरा आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल, और उसके बाद कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने अध्यापकों के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पीएम ऊषा योजना किससे संबंधित है? पीएम ऊषा योजना ये आपका उच्च शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च शिक्षा। ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया इसे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस मूवी के लिए? तो जवान मूवी के लिए मिला है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो फ्रांस है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का कौन सा स्थान है इसमें? तो आपका 85। ठीक है, पहले स्थान फ्रांस है, भारत 85 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सेमोफाइट्स उत्पन्न कहाँ होते हैं? जो सेमोफाइट होते हैं कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? तो ये आपका बालू एवं बजरी पर। ऑप्शन ए, बालू एवं बजरी। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? अम्ल वर्षा के जनक तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसकी वजह से होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से। नेक्स्ट है,
जल को शुद्ध करने के लिए किस एलम का उपयोग होता है? जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग? तो आपका पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोराइड विषाक्तता के कारण होता है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्लोराइड की वजह से। कैडमियम की वजह से आपका कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है कैडमियम की वजह से। आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक की वजह से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपिल्स का उदाहरण है? कौन सा विकल्प जो है मार्सुपिल्स का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंगारू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनिरोधक कमरों के निर्माण हेतु प्रयुक्त सवाल है। ध्वनिरोधक कमरों के लिए किस सवाल का प्रयोग किया जाता है? तो डायटम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, डायटम क्या है? सवाल है। अगला है, दूरदृष्ट दोष के निवारण में किसको प्रयुक्त किया जाता है? दूरदृष्ट मैंने बताया था, दूस यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। देखिए दोनों में है, आपका सी में भी है उत्तल लेंस और बी में है, लेकिन बी सही होगा। निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है इसमें, ऑप्शन बी। अगर इन निकट की बात करें तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी को पता होगा इसके बारे में। तो न्यूटन का पहला नियम, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? कराए, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? देखिए, तो क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है। जब हम क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाएगा तो दाब क्या हो गया? दाब कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या होता है? घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब अपने आप कम हो जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंधयुक्त हरे पीले रंग की गैस के रूप में होता है? पढ़ा था मैंने इसके बारे में, क्लोरीन। ऑप्शन सी। अला निम्न में कैडमियम की गलनीय मिश्र धातु कौन सी है? कैडमियम की जो है मिश्र धातु कौन सी है? तो काष्ठ धातु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्लास्टिक की वह किस्म कौन सी है जिसका प्रयोग कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑप्शन सी, ल्यूसाइड का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? मोलस्का से कौन संबंधित है? तो आपका हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन बी, घोंघा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, सीप हो गया, ये सब मोलस्का में आते हैं। नेक्स्ट, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो एड्रिनल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल। और एड्रिनल जो है आपका कहाँ से स्रावित होता है? तो अधवृक्ष से या स्रावित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो किससे भरी होती हैं? जो धमनियां होती हैं रक्त का वहन करती हैं, किससे भरी होती हैं? तो ऑक्सीजन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। धमनियों में कैसा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में अशुद्ध। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? तो स्वामित्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष? तो ऑप्शन बी 1975 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है? आज सुबह ही मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, तो तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? तो आपका राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का वितरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कौन सा है? तो 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।